हेलो, नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि लगातार इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए फ्री आपकी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवाई जा रही है, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपकी चल रही है। अगर आप लगातार हमारी पिछली क्लासेस को अगर देख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा हुआ होगा कि किस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न आने और कैसे उनको सॉल्व करना। मैं सभी तरीके, सभी टिक्स, सभी कॉन्सेप्ट साथ में आपको क्लास के माध्यम से बताता चलता हूँ। ठीक है, तो आप लोग लगातार क्लास को देखते रहिएगा। लगातार ही क्लासेस आपकी चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, और इसके बाद भी क्लासेस चलती रहेंगी। तो जो साथी हमारे चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले नंबर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि इसी तरीके फ्री क्लासेस के लिए आपको लगातार नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर इसकी पीडीएफ में डेली डेली अपडेट कर रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा, आपका वहाँ से इसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो जिन साथियों को बता देना चाहते हैं, जो साथी हमारी पहली क्लासेस में इससे पहले नहीं जुड़े हैं, उनको बता दें 3 आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं। वो चैनल पर जाके आप लोग ये क्लास फिनिश होने के बाद में जरूर देख लें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हो, समझते जरा यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको समझना है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप लोग क्लास को शेयर करिएगा, और शेयर करने के बाद में अपना कमेंट में उत्तर करिएगा। ठीक है, आज की क्लास में कोई भी अगर जिसको उत्तर आता है वो उत्तर करेगा, जिसको नहीं आता वो उत्तर करेगा, लेकिन फर्जी कि आप लोग इस क्लास में चैट मत करिएगा। ठीक है, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्लास को आप लोग बनाए रखें, आपकी क्लास है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो क्लास फिर जल्दी बंद हो जाएगी। ठीक है, चलो बात करते हैं। कह रहा किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। यहाँ पर कह रहा किस गुरु, यहाँ पर सिख गुरु की बात कर रहा है, विद्रोही राजकुमार ने खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। यहाँ पर आपसे ये जानना चाह रहे कि कौन सा ऐसा गुरु था जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। तो अगर आपको ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करेंगे, और जिन साथियों को प्रश्न पता है वो उत्तर देंगे, जिनको नहीं पता है वो भी अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। लेकिन आप लोग इस क्लास में फर्जी की कोई कमेंटबाजी नहीं करेंगे, केवल आपका उद्देश्य क्या रहेगा, पढ़ने का। ठीक, समय आपका कम है, और जिन लोगों का पेपर नहीं पीटी का है वो ध्यान से समझेंगे, बाकी लोगों को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर जो साथी पहले का सही उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, विद्रोही राजकुमार खुसरो की यहाँ पर सहायता को किया था। अगर यहाँ पर इनकी बात करते हैं कि गुरु अर्जुन जो देव थे, इनका कार्यकाल कब तक था, तो ये आपको चीजें थोड़ी याद रखनी है। इनका क्या कार्य हो जाएगा, 1581 से लेकर कब तक था इनका, 1606 तक। कितना, 1500, ये आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये भी साथ में आप लोग इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, आपको देखो बताने को तो कई सारे यहाँ पर पॉइंट हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आपका समय कम है तो और चीजें आपको ना बताते हो, सीधे सीधे प्रश्न और उसके उत्तर साथ में बताते चलूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि उत्तर भारत के चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। जिन साथियों को पता है वो भी कमेंट करेंगे, जिनको नहीं पता है वो भी अपनी कोशिश के आधार पर जितना अभी तक आपने पढ़ा उसका साथ में उत्तर देंगे। तो यहाँ पर टका की बात कर रहा है, कह रहा है कि टका जारी करने वाला मध्यकालीन का शासक कौन था। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, जिसको पता है वो जरूर उत्तर करेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर उत्तर आने लगे, और जो साथी यहाँ पर दूसरे का ए उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही करें। और जब आप लोग उत्तर करें तो 2 का ए इस तरीके से उत्तर करें, ऐसा ना करें केवल ए और बी सी के दें, तो पता नहीं चलता कि आप कौन सा उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, ये आगे से ध्यान रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरे का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब जरा समझ लेते कुछ चीजें आपको जानने की जरूरत है, तो कुछ आपको यहाँ पर क्या है फायदा होने वाला है, समझ लेते जरा। क्योंकि देखो यहाँ पर इल्तुमिश की बात आई, इल्तुमिश की तो बात यहाँ पर थोड़ी सी तो बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अगर इल्तुमिश की बात करें तो ये शासक कहाँ का था, सबसे पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए कहाँ का शासक था, ये दिल्ली का शासक था। अगर ये दिल्ली का शासक था तो यहाँ पर अगर आपको याद रखना है कि अगर इसकी बात करें तो इसको और किस नाम से जाना जाता, सुल्तान ए आजम के नाम से जाना जाता था। इसको किस नाम से जानते थे, सुल्तान ए आजम के नाम से इसको जानते थे। ठीक, समझ में आ गया। तो इसने क्या किया था, जब क्या नाम, चांदी का टका और तांबे का जीतल इसने चलवाया था। क्या, चांदी का टका चलवाया था और जीतल चलवाया था। तो ये भी साथ में आप लोग याद रखेंगे, जीतल। ठीक है, तो जीतल क्या था, वहां की मुद्रा थी, इस तरीके से यहाँ पे चलवाया था। तो जीतल भी अगर था तो कौन, इल्तुमिश यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरे का जो साथी ए कर रहे थे वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बहुत सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपको एग्जाम में कोई ना कोई देखने को जरूर मिलेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पड़दत्त को किसने सौराष्ट्र, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सौराष्ट्र
प्रांतपति बनाया गया था। समझ में आ गया। अब जरा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं इसका कौन सा उत्तर सही होने वाला। यहाँ पर कह रहा पणपत को किसने सौराष्ट्र की बात कर रहा कि प्रांतपत बनाया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी इसका सही उत्तर कमेंट करेंगे कि इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो साथी तीसरे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरे का डी उत्तर कर रहा है, वो जरा यहाँ पर सही उत्तर कर रहे हैं। ज्यादा समय नहीं है तो मैं आपके केवल उत्तर यहाँ पर बताऊंगा जिससे जल्दी ज्यादा प्रश्नों को यहाँ पर करवा सके। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, आपका लिमिटेड समय है, जो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई समय खराब हो। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त यहाँ पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक शेयर वगैरह साथ में करते रहे, मुझे बोलना ना पड़े। ठीक है, आपकी क्लास है, अगर आप जितना सपोर्ट करोगे तो उतनी ही क्लास आपकी और चलेगी यहाँ पर। और क्लास यहाँ पर जो चीज़ें आपको कराई जा रही है वो ऑथेंटिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो साथी तीसरे का क्या कर रहे हैं, डी उत्तर कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी साथी कमेंट करके इसका जब उत्तर देंगे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको डाल लेंगे इंपॉर्टेंट। और अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं तो उसको साथ में नोट भी, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर समझ लेते, आज यहाँ पर बात किसकी हो रही है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी उत्तर बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? मक्खाली गोसाल जो थे ये इसके आजीवक संप्रदाय के लेखक थे। यहाँ पे कौन थे? संस्थापक थे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको चीजें कैसे समझना है, मैंने क्या बताया कि यहाँ सबसे पहले नंबर पे आपको याद करना कि क्या क्या चीजें। आप देखो थोड़ा सा यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इनकी अगर बात करते हैं तो मक्खली जो गोसाल थे ये क्या, इनके कौन से थे? ये महावीर के क्या थे? शिष्य थे। कौन? महावीर के शिष्य थे। आप लोगों ने हो सकता है पहली बार इस नाम को सुना हो। ठीक, मेरा मतलब है कि आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो महावीर शिष्य के अगर पूछा जाता है कि महावीर के शिष्य कौन थे तो मक्खली गोसाल हो जाएंगे। और ये आजीविक मिशन के क्या थे? संप्रदाय के संस्थापक भी थे। कौन? यही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। इस तरीके से चीजें आपको याद करनी है, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताने की जरूरत यहाँ पर चलती है। ठीक है, तो चौथे का जो साथी सी का कमेंट कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां करा, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? यहाँ पर बताना सिंधु घाटी का कौन सा स्थान है जो अब पाकिस्तान में, अभी भी पाकिस्तान में है। तो अच्छे से आपको कमेंट करना है। ये आपका एनसीआर हिस्ट्री का है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि ऐसा कौन सा यहाँ पर है जो अभी भी क्या है, अभी भी पाकिस्तान में है ये सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हड़प्पा की बात हो रही है। ठीक, हड़प्पा अभी भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक, जरा समझ लेते हैं, कुछ चीजें इसमें जानने की जरूरत है। देखो हड़प्पा जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, कहाँ पर? पंजाब प्रांत में। आपको अच्छे से पता होगा, हड़प्पा की बात करेगा तो कहाँ हो जाएगा? पंजाब प्रांत जो था वहां पर ये स्थित था, पंजाब प्रांत था, वहां पर स्थित था। समझ में आ गया। अगर थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं हड़प्पा की, क्योंकि हड़प्पा से रिलेटेड कुछ चीज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बात करें तो हड़प्पा जो है इसकी खोज कितने की थी? 1921 में खोज किसने की थी? तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा? दयाराम साहनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? दयाराम साहनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगले की हम लोग बात करते हैं। ठीक, इस तरीके से चीजें आपको याद करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हड़प्पा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला? निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ये किसने शब्द बोला था, ये आपको याद रखना है। अब ये आपको देखो सीधे सीधे डायरेक्ट प्रश्न है, ये याद होगा तभी इस प्रश्न को कर पाओगे आप। ठीक है, तो समझ, ये 1935 नियम के बारे में बोला था। किसने बोला था? एक कार जिसमें ब्रेक तो पर इंजन नहीं है, मतलब आप रोक सकते हो लेकिन चला नहीं सकते, ये चीजें बोली गई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। जो मैं आपको यहाँ पर चीजें करा रहा हूँ ऑथेंटिक चीजें हैं, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप पेपर देने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करना है। ये सभी चीजें अगर हम आपको बता रहे हैं तो कोई ना कोई तो आपको बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक आपको कोई नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मैं जो जानकारी दे रहा हूँ बहुत ही स्पष्ट और क्लियर जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से चीजों को समझेंगे यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? छठवें का ए उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? छठवां। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर क्या, जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को बोला था कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। समझते जरा यहाँ पर चीजें क्या हो जाएंगी, बताओ तो इसमें थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं कि इसका सही जो यहाँ पर चीजें मैंने बताई हैं कुछ चीजें यहाँ पर बतानी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कौन सा अधिनियम था? 1935 का अधिनियम था, यहाँ पर चीजें बताई गई थी।
ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अच्छे तरीके से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहें, अपने साथियों को जोड़ें जो यहाँ पर फ्री क्लासेस को पढ़ना चाह रहे हैं। जहाँ आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। क्या बोला है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, अगर आपने चीज़ों को पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से आप बता सकते हो। देखो यहाँ पर आपका उत्तर आने लगे हैं, तो जो साथी यहाँ पर क्या है, यहीं पे अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1900 किसकी बात बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था। ठीक, समझ में आ गया, तो आपका सभी का उत्तर क्या आ रहा, 7वें का ए हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के द्वारा विस्तार किया गया था। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो इससे कुछ रिलेटेड और चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या हुआ, 1919 यहाँ पर आया है, तो 1919 की अगर बात करें इससे पहले कौन सा अधिनियम आया था, तो अच्छे से आपको याद होगा 1919 जो 1909 अधिनियम था, इसको क्या बोला जाता है, तो आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा, मॉन्टेग्यू, क्या आ जाएगा, मॉन्टेग्यू। और इसके बाद में चेम्सफोर्ड सुधार नियम, तो 1909 में अगर पूछ लेता कौन सा नियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नियम आया था। ठीक, समझ में आ गया, इसी चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी आपके यहाँ पर प्रश्न नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी तैयारी यहाँ पर आप लोगों की चल रही है, इसी तरीके से आप लोग क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहें। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था, क्या बात करा, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम अधिनिर्णय घोषित किया था। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अब एक बार प्रश्न को फिर से समझ लेते, क्या बोला, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोगों के उत्तर आने लगे हैं। तो जो साथी 8वें का ए उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे, जरा समझ लेते थोड़ी चीज़ें, कुछ जानकारी तो आपको बताना बनता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अगर उनमें से मैं सब छोड़ दूंगा तो हो सकता है एग्जाम में वही चीज़ आ गई। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात यहाँ पर हो रही। सांप्रदायिक का मतलब जहाँ पर कुछ लोग आपस में लड़वा देते हैं, लड़ाई करा देते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, जब अंग्रेज थे तो उनकी एक नीति थी, बांटो और राज करो। समझ में आ गया, क्या कौन सी नीति थी, बांटो और राज करो। अगर आता है प्रश्न में, एग्जाम में आता, तो कौन सी किसकी नीति, अंग्रेजों की नीति थी। वहीं पे क्या था, जब ब्रिटिश जो साम्राज्य था, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडॉनल्ड थे। इन्होंने 16 अगस्त 1900 कब, 16 अगस्त को, और 16 अगस्त के बाद में 1932 को, कब, 16 अगस्त 1932 को क्या किया था, इस नियम को क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। ठीक, समझ में आया। अगर ये प्रश्न आता है तो अच्छे से इसको आप कर पाओगे। ठीक, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ एक एक अच्छे से आपको करा रहा हूँ। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को शेयर वगैरह करते रहें, जिससे कि और लोग यहाँ पर क्लास को जुड़ सकें। आपकी क्लास है, अगर आप जितना इसको सपोर्ट करोगे उतनी क्लास यहाँ पर चलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी क्लास कराने में बहुत सारी मेहनत भी लगती है। ठीक है, बहुत सारा एफर्ट भी लगता है। आप लोगों को नहीं लगता है कि कितना एफर्ट मैं यहाँ पर करता हूँ। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे तो आपको कुछ चीज़ें जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जांच की बात हो रही, तो जांच यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की जरूरत यहाँ पर है। देखो समझ लेते हैं। यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था। सबसे पहले नंबर पर तो आपको ये पता होना चाहिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये हुआ कब था। तो अच्छे से मैंने आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था, कब, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, इसका क्या हुआ था, ये कांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ था। ठीक है, अच्छा, अगर इसी की हम बात करते हैं तो अच्छे से आपको याद है, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जांच करने के लिए कि यहाँ पर क्या हुआ है, किन चीज़ों को लोगों ने बताया है, और बताने के साथ साथ में कितना आदमी किसका नुकसान हुआ है, क्या सच में ऐसा हुआ है। इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर कौन सा कमीशन बनाया गया था, यहाँ पर बनाया गया था हंटर कमीशन। किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हंटर कमीशन की बात हो रही है। हंटर कमीशन को यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, अब देखो इस तरीके से प्रश्न आपका आ गया। अब कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर नोट करेंगे, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। कैसे, हंटर कमीशन की यहाँ पर बात हो रही, हंटर कमीशन ने यहाँ पर बनाया। तो हंटर कमीशन अगर पूछ लेता, हंटर कमीशन किससे संबंधित था। सबसे पहले नंबर आपको ये पता होना चाहिए हंटर कमीशन किससे संबंधित था। तो यहाँ पर अगर आता है हंटर कमीशन जो था वो किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। अगर ये पूछ लेता हंटर कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1882 में यहाँ पर स्थापना की गई थी। कब, 1882 में हंटर कमीशन की यहाँ पर स्थापना की गई थी। और वो किसने की थी, जेसी हंटर इनका नाम था, उन्हीं के नाम पर ये इनका नाम रख दिया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। तो 9 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 की बात कर रहे हैं। अच्छे से चीज़ों को आपको समझ के चलना है। क्लास को आप लोग शेयर वगैरह करते रहें, मुझे कहने की जरूरत यहाँ पर ना पड़े। ठीक है, और मैं इसीलिए इतनी स्पीड से करा रहा हूँ ताकि आपका समय कम लगे और ज़्यादा प्रश्न आपको तैयार हो सके। ठीक है, करा बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। करा बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ था। अच्छे से आपको चीज़ें पता है तभी आप यहाँ प्रश्न को कर पाओगे।
ठीक, समझ में आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन के बाद हुआ था बंगबंध आंदोलन। समझ में आ गया। बंग बाद ये कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन। तो 10वें का जो साथी बी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलो, अगर यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप क्लास को प्लीज़ शेयर वर्क साथ में करते रहें। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लेता स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैंने कई क्लासेस में डिस्कस भी कराया। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 17 अगस्त 1905 को। जैसा कि आपको पता है, इसी के स्वदेशी आंदोलन के कारण ही बंगाल का जो विभाजन था उसके भी लक्षण यहाँ से शुरुआत हो गए थे। समझ में आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन का 1905 हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वें की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो रही है। ठीक, समझ में आ गया। इस तरीके से चीज़ें आपको याद करनी है। चलो भाई, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझेंगे जरा ध्यान से चीज़ों को। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जो पानी से ढका हुआ है, लगभग, आपसे इसका बताना पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है। पानी से ढका का मतलब आपको सतह बतानी कि पानी का जो भाग है वो कितना यहाँ पर ढका हुआ है। ठीक, समझ में आ गया। साइंस का प्रश्न है शायद, ये साइंस का ज्योग्राफी का पार्ट है। तो 11वें का आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। तो मैंने आपको कई बार डिस्कस भी किया हुआ है कि पृथ्वी के सतह का वह भाग पानी से जो ढका है उसका आंसर कितना है? 2/3। यहाँ पर कितना? 2/3 है। तो 2/3 यहाँ पर कौन से दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो 11वें का कितना उत्तर हो जाएगा? सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? मैदानी भाग आपसे बताना है कि कौन सा ऐसा एक महाद्वीप है जहां पर क्या है, मैदानी भाग सबसे ज्यादा है क्षेत्रफल के आधार पर, और ये सबसे जब पूछा गया है। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका एक उत्तर हो जाएगा। अब सभी साथी कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 का बी बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। यानी कि यूरोप में है सबसे ज्यादा क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर मैदानी भाग है। क्या हो जाएगा? यूरोप बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर प्रश्न आता कौन सा मैदानी भागों से घिरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो रही है। इसी तरीके से आप लोग प्यार सपोर्ट करते रहिएगा। जो भी लाइव क्लास को देखते हैं अपने दोस्तों को जोड़ें। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी क्लास कैसे हो पाएगी भाई। ठीक है, आपको सपोर्ट का मतलब ये होता है, मुझे लगता है कि मैं जो देना चाह रहा हूँ, जो अपनी नॉलेज आप लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो उन तक पहुँचे जो सच में उसके लायक हैं पढ़ने के। ठीक है, लातूर किस प्रांत में है? आपसे प्रश्न पूछ लिया, लातूर किस प्रांत में है? तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाओ। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको चीज़ें पढ़नी है। ठीक, समझ में आ गया। कमेंटबाजी आप कम से कम करें। अगर आपको उत्तर आता तो आप कमेंट करें। बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई सही उत्तर करता है। ठीक, चलो तो 13वें का यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब लातूर जो किस प्रांत में आता है? ये महाराष्ट्र प्रांत में आ जाता है। ठीक, समझ में आ गया। तो ये आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जो मैंने आपको डिटेल्स दी है, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेंगे इसको, ये एग्जाम में आ सकता है। जितनी भी आपकी श्रेणियां, ये सभी श्रेणियां आप लोग याद कर लेंगे। पीर पंचाल जो श्रेणी है ये कहाँ पर पाई जाती है, सभी का यहाँ पर उत्तर करेंगे। और आप अच्छे से इसका उत्तर, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जिसका उत्तर जम्मू कश्मीर होगा, ऐसे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद करके जाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पर 370 धारा हटाई गई है, तो वहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पीर पंचाल श्रेणी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको करा रहा हूँ, इसी तरीके से आप चीज़ों को तैयार करते रहें। ठीक, अगर आपसे पूछ लेता है मंसूरी श्रेणी कहाँ पे है, देखिए कौन इसका सही उत्तर देगा। मंसूरी जो श्रेणी है ये कहाँ पर स्थित है? सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे मंसूरी श्रेणी कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुमायूं हो जाएगा। क्या? कुमायूं में स्थित है। और कुमायूं कहाँ पे है? अच्छे से आपको उत्तराखंड सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको याद रखना। अगर पूछ लेता महाभारत श्रेणी कहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि धौलासर श्रेणी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें आपको याद करनी है। मैं जितनी चीज़ें बताता हूँ आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी चल रही है। आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते रहें। इसी तरीके से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। और अगर आप चीज़ों को सीख रहे हैं तो आप कमेंट करके क्लास में बताएं कि क्या जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके कुछ फ़ायदे की हैं कि नहीं है। बहुत सारी फ़ायदे की चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों को पढ़ना चाहोगे तब। ठीक है,
और आप किसी के चक्कर में ना पड़ें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं जरा हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहा 2000 में देश के निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम थी। तो यहाँ पर ये जनगणना से है, किससे, मैं बता देना चाहता हूँ कि जिनके पास में बुक्स है, लुसेंट की बुक है, आप कोई भी आप जीएस की बुक रखे हुए हैं, आप वहाँ से 2011 का जनगणना है उसको आप रिविजन कर लेंगे। ठीक, समझ में आ गया, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर पैट निकालना है तो आप उसको रिविजन जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही, 2011 जनगणना की बात, तो साक्षरता दर सबसे कम थी आपसे। तो यहाँ आपको डिटेल्स पता होगा तभी आप कर पाओगे। ठीक, अब जरा बात कर लेते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर थी, तो ये बिहार में थी। ठीक, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो आपको कम से कम 4 से 5 पता होना चाहिए। एक आपको मैंने बता दिया, अगर आपसे पूछ लेता दूसरे नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पे सबसे बिहार आता है, दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता, अरुणाचल प्रदेश आता। कौन, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। ठीक, समझ में आ गया, पहले नंबर पे बिहार, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तीसरा कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, चौथा झारखंड हो जाएगा और पांचवा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपसे पूछ लेता कि साक्षरता दर सबसे कम कहां थी, तो बिहार में थी, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश। पांचों आप कॉपी में नोट कर लें। अगर आप कॉपी लिए बैठे हैं तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप रिवीजन करने जाओगे तो अभी आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आ गया सभी साथियों को, तो 15 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहे हो, कौन सा पहले नंबर बिहार हो जाएगा, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर राजस्थान, चौथे नंबर पे झारखंड और पांचवें नंबर पे कौन है, आंध्र प्रदेश। हो सकता है यहाँ पर पहला पूछा है, हो सकता है दूसरा पूछ ले, तीसरा पूछ ले, तो आपको पूरी नॉलेज पता होगी तभी आप प्रश्न को कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पर कह रहा भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, मतलब जहां पे आर्थिक सुधार हुआ था उसका जनक किसे बोला जाता है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक सुधार, देखो जब यहाँ पर आर्थिक की बात आती है, किसकी, इकोनॉमिक की बात आती है, समझ में आ गया, इकोनॉमिक की बात होती है तो अर्थशास्त्री थे। ठीक, कौन, अर्थशास्त्री, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके आधार पे आप लोग उत्तर देंगे क्या, मनमोहन सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्री के रूप में उनको जाना जाता है। ठीक है ना, तो आर्थिक सुधार का जनक किसे बोला जाता है, मनमोहन सिंह को बोला जाता है। ठीक, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, भारत में चीज़ें समझ में आ गई, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या बोल रहा है, ठीक, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 जो आपसे बोल रहा है, अगर आपने चीज़ें अच्छे से सीखा है तभी आप उत्तर यहाँ पर कर पाओगे। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, चलो ये आपके पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ पर इस आधार पर देखेंगे कौन कौन सा आपका सही है। चलो बात करते हैं जरा यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला कि भारत में छिपी बेरोजगारी जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, रूप से संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है आपको बताना है। छिपी जो बेरोजगारी होती है वो किससे संबंधित होती है। ठीक, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर छिपी बेरोजगारी की बात, सबसे पहले नंबर छिपी बेरोजगारी होती क्या है, पहले थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। ठीक, देखो इसमें क्या होता है कि जब काम करने वाले होते हैं, कैसे काम करने वाले जब होते हैं वो कहाँ से बाहर से, कैसे बाहर से काम लगे हुए, जैसे मान लो आपके पास में क्या है, काम बहुत कम है और लोग उस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो होती है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। ठीक, समझ में आ गया। चलो अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं, हम अपने उत्तर की तरफ जाते हैं। तो देखो कृषि क्षेत्र में तो होता है ऐसा, कृषि क्षेत्र में होता है भाई, देखो कम सारे लोगों के पास में खेती है और उसमें काम करने वाले लोग कैसे बहुत ज़्यादा हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो इसका क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र भी हो जाएगा। देखो ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रामीण लोग तो कहीं और काम करने जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा। विनिर्माण क्षेत्र भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पर किससे, निर्माण से रिलेटेड है। लेकिन शहरी क्षेत्र में ऐसा होता है, क्या शहरी क्षेत्र में होता है ऐसा कि पता चले कि कानपुर के लोग हैं वो लखनऊ काम करने जा रहे हैं, और लखनऊ के लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली काम करने जाते हैं, दिल्ली के लोग कहाँ जाते हैं, क्या नाम, सऊदी अरब चले जाते हैं। तो ये क्या करता है, ये क्रम चलता रहता है। तो 1 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या 1 4, आप देखते हैं 1 और 4 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, 1 और 4, 1 और 4 तो नहीं दे रखा भाई, एक मिनट जरा देख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा गलत हो गया क्या। हाँ अच्छा, इसका थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे आप। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। भारत में छिपी बेरोजगारी अगर पूछ रहा है तो इसका यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखो कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से, यही दोनों क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि काम कम होता है और लोग काम करने के लिए ज़्यादा होते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे इसको। चलो
तो इसके आधार पे इसका सही क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या 17 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अलग से मैं करा दूंगा कि 95 बेरोजगारी क्या होती है। आपके पास जो बुक है आप लोग उसके रिवीजन करिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हर चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा सके, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलो, निम्नलिखित में से किस उत्पाद में हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? किसको ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ठीक, समझ में आ गया। अब जरा हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर एक एक अच्छे से पॉइंट को समझेंगे। अगर आपको पता है तभी प्रश्न को कर पाओगे। हरित स्वर्ण यहाँ पर बोला जाता है, मतलब हरा सोना किसको बोला जाता है? हरा सोना की यहाँ पर बात कर रहा है, तो हरा सोना यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छे से आपको बताना। देखो, आम तो नहीं होगा, बासमती चावल नहीं होगा और कॉफ़ी नहीं होगा। हरा कौन होता है? बांस होता है। तो यही क्या हो जाएगा, हरा सोना किसको बोला जाता है? बांस को बोला जाता है। ठीक, आ गई बात समझ में। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर चल रही है। इसी तरीके से आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखें। अच्छी क्लास चल रही है। ठीक है, और लाइक शेयर वगैरह आप लोग करते रहे। भाई इतनी कंजूसी किस काम की है? आप कंजूसी ना करें, क्लास को शेयर वगैरह करते रहें। और कई सारे लोग जब क्लास करते हैं ना तो उनको बहाने आने लगते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करो। अगर आपको सीखना चाहते हो, लाइफ में कुछ अगर करना है तो, ठीक है, अगर ऐसे दूसरों पे उंगलियाँ उठाते रहोगे ना तो ज़िंदगी में फिर उंगली उठाते रहोगे, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। चलो बात करते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बैंकों के नगद कोष के अनुपात में कमी का प्रभाव होगा। कमी का प्रभाव यहाँ पर बात कर रहा है। बैंकों के नगद कोष का अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। किसका? कमी का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर सभी साथी कमेंट करके उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखो जरा समझ लेते हैं। देखो, बैंकों में नगद जो कोष होता है उसके अनुपात में कमी का क्या प्रभाव होता है। जैसे बैंक होती है, नगद जो पैसा होता है उनमें क्या कारण होता है कि कमी धीरे धीरे होने लगती है। एक एक चीज़ों को समझते हैं। देखो, बैंकों में आय में वृद्धि, हाँ बिल्कुल सही बात है। बैंक की आय में वृद्धि होगी तभी शायद ये बात, अनुपात कैसा, नगद कोष उसको वहाँ पर कम इफेक्ट करेगा। बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों में मांग की वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। बैंक को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि कराना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब सभी कैसे हैं, ये सही है। ठीक है, साख का मतलब यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया था। साख का मतलब क्या होता, क्रेडिट कार्ड से मतलब होता है। किससे? क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 19 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से, यहाँ पर किस समृद्धि दर से हो रही। ठीक, जरा समझते हैं यहाँ पर ध्यान से चीज़ों को, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, आपको ये जो इकोनॉमिक के होते हैं इससे थोड़ा सा टफ होते हैं। टफ क्या होते हैं? क्योंकि इसको कोई पढ़ता है नहीं। जब पढ़ता नहीं तो आपके लिए टफ हो जाता है। ठीक, जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। देखो, हिंदू समृद्धि दर, पहले नंबर जरा जान लेते हैं ये होता क्या है। अगर इसकी हम बात करें तो आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किससे होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से होता है। किसके होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से होता है। नहीं, जीडीपी से मतलब किसका होता है? हिंदू समृद्धि दर का होता है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो, इसकी अगर हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, विकास की हिंदू दर को विचार जो था वो किसका आया था? राज कृष्णा ने दिया था। इसका जो विचार था वो किसने दिया था? राज कृष्णा ने दिया था। किसने? राज कृष्णा ने कब दिया था? तो ये 1981 में ये क्या दिया था? एक दर का इफेक्ट दिया था। ठीक, समझ में आ गया। ये आपको चीज़ें याद करनी है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जरा जीडीपी समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपको पता होगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है। पंचायत का सरपंच का चुनाव कैसे होता है, आपको इसके बारे में बताना है। अच्छे से यहाँ पर उत्तर आपको कमेंट करना है। ठीक, चलो जरा देखते हैं। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें, पंचायत की बात हो रही है। पंचायत के जो सरपंच होता है उसको किस तरीके से चुना जाता है। ठीक, देखो, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पंचायत के पंचों के द्वारा, जो पंचायत के जो पंच होते हैं वही उनको क्या करते हैं? चुन लेते हैं। ठीक, पंचायत, समझ में आ गया। राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल नहीं, जिलाधीश के द्वारा बिल्कुल नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंचायत के पंचों के द्वारा। तो जो साथी 21 का बी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लेता ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, अगर आपसे पूछ लेता है ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष से होता है, तो 3 से लेकर 5 वर्ष तक होता है। कितने? 3 से लेकर 5 वर्ष तक होता है। ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, आगे से आप लोग याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या बोल रहा है, समझेंगे जरा ध्यान से। यहाँ पर आप लोग लाइक शेयर वगैरह साथ में करते रहें, जिससे कि और साथी यहाँ पर जुड़ सके क्लास में। आपको नहीं लगता कि आपकी क्लास में कम से कम 60-70 लोग लाइव क्लास को होने चाहिए। और कुछ लोग क्लास को आते हैं, लाइक भी नहीं करते। भाई आप लोग अगर हमारे एफर्ट को, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कम से कम चीज़ों को बताएं कि क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है पूरी तरीके से स्पष्ट है, तो आप लोग कम से कम सपोर्ट करें
और लोगों के पास बताएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं कि भाई यहाँ इतनी अच्छी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निम्नलिखित में से आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उस पद से हटाया जा सकता है। समझ में, ध्यान से चीज़ों को समझेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, चलो, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जाता। सबसे पहले नंबर पे दो से तीन पॉइंट आपको यहाँ पर जान लेना है। क्या क्या जानना? सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर महाभियोग की बात हो रही है, तो एक ही ऐसा यहाँ पर क्या है जिसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, वो कौन है? वो राष्ट्रपति होता है। तो अगर पूछ लेता कि महाभियोग किस पर लगाया जाता तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पर यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो, राष्ट्रपति पर लगाया जाएगा तो किसके लिए लगाया जाएगा? कदाचार के लिए तो लगाया नहीं जाएगा, असमर्थता के लिए नहीं लगाया जाता, लेकिन संविधान के अतिक्रमण और उल्लंघन के लिए क्या है? उस पर महाभियोग लगाया जाता है। जो भी रूल्स बने हैं, अगर वहां पर रूल्स को तोड़ता है तो महाभियोग के द्वारा क्या है? इनको हटाया जा सकता है। समझ में आया? तो अगर प्रश्न पूछ लेता है राष्ट्रपति को कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जाता तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाभियोग हो जाएगा। और यहाँ पर क्या, ये संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन करेंगे तब इनको हटाया जाएगा। ठीक, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें बताई हैं वो अच्छे से आपको यहाँ पर कंप्लीट हो रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग लाइक शेयर वगैरह करते हैं साथ में। ठीक है, जरा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किसके आधार पे है? सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बात किसकी हो रही? प्रजातंत्र की बात हो रही। किसकी? प्रजातंत्र की यहाँ पर बात हो रही है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि 23 का उत्तर क्या सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सोच के उत्तर दिया करें, गलत उत्तर देने की कोशिश ना करें, और तुक्के तो बिल्कुल भी लाना है। कई सारे लोग तुक्के लगाए। भाई तुक्के से क्या फायदा है? अगर आप तुक्के लगाते रहोगे जिंदगी में तो एग्जाम कैसे क्वालिफाई करोगे? भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। अब आपके सोचो, अंतिम के 6 से 7 दिन बचे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा और अभी भी 6-7 दिन नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप फिर एग्जाम को भूल जाओगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है। ठीक है, कम से कम 6 से 7 दिन जो बते, जो आपकी चीज़ें कराई जा रही हैं उनको चीज़ें समझो। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो वहाँ पर उत्तर आने लगे हैं। तो जो साथी 23 का सी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है? जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, और बदलना किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा ये चीज़ होती है। तो ये किसके द्वारा? प्रजातंत्र का एक तथ्य आधारित होता है। संविधान का लिखित मतलब कोई नहीं, यहाँ पर मौलिक अधिकार कोई नहीं होगा, और राज्य के जिससे कोई मतलब। प्रजातंत्र का मतलब क्या है? जनता के द्वारा, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है ना? तो 23 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर क्या बोल रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। सभी साथी साथ में लाइक कमेंट साथ में करते रहेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा जो जानकारी दी, आपको लग रहा है कि सर के द्वारा जो मेहनत की जा रही, बहुत ही कम समय, मेरे पास इतना समय नहीं कि आप लोगों की यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि उनका कम से कम भला हो जाए, जो क्लास नहीं पहुँच पाते हैं, कोई सारी समस्या रहती है, तो आप ऐसे बच्चों को क्या करें? क्लास को शेयर करें। ठीक है ना भाई? अगर शेयर करते रहोगे तो एक दिन नहीं देखा, 2 दिन नहीं देखा, लेकिन एक दिन तो ऐसा लगेगा भाई इतनी क्लासें कोई भेज रहा है, देखें क्या है इसमें। ठीक है, चलो समझते जरा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? भारतीय नागरिकों को यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर इसकी बात कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अवसर की समानता जो है ये क्या है? ये अपने भारत का है, जो भारत के नागरिकों क्या है? उपलब्ध है। सार्वजनिक सेवा के संबंध में ये यहाँ पर क्या है? भारत में यहाँ पर चलता है। समझ में आ गया? ये चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक, चलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो मैंने जानकारी दी है आपको पूरी क्लियर यहाँ पर जानकारी दे दी है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या बोल रहा है? क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ों के आधार पर आपको क्या करना? उत्तर यहाँ पर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं भाई क्या है इसमें। इधर भी दे रखा क्या? चलो इतना ही दे रखा है। चलो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 जरा समझ लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत में संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं मातृत्व की उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। मतलब यहाँ पर इसका क्रम लगाना है। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या करना है? क्रम इसका लगाना है। ठीक, समझ में आ गया? तो जरा समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे इसको याद रखना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले नंबर पर जब चीज़ों को पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक,
समझ लेते जरा यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पर जब उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर बात किसकी की गई है, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे सबसे पहले नंबर पे किसकी बात की गई है। तो सभी का उत्तर क्या आएगा कि भैया यहाँ पर समानता की बात की गई। किसकी बात की गई है, सबसे पहले नंबर पे बोला गया है हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व, ये आपने पढ़ा होगा जब आपके जो भी आपके पास में बुक होगी उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर कितने दे रखे हैं भाई, 1 2 3 4 दे रखे, 4 ही हमारे ऑप्शन में, यही तो क्रम दे रखा है। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो इसका 25 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या 25 का ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अच्छे से मैंने चीज़ों को यहाँ पर समझा दिया है, क्या क्या चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ रहे हैं। आदि आपकी यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को सीख रहे हो। ठीक है, और आप कुछ अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जो भी आपके पास में बुक्स है उसके आधार पे पढ़ेंगे। ठीक, सब कुछ टीचर के सारे मत रहिएगा, और टीचर के सारे अगर रहेंगे तो आपका फिर एग्जाम निकलने वाला नहीं है। ठीक है, चलो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले चीज़ों को पढ़ा होगा। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है। अच्छे से आपको यहाँ पर उत्तर करना है, कमेंट करना है यहाँ पर क्या है। तो देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अच्छे से आपको पता है ऊर्जा के विकल्प के रूप में किसको स्वीकारा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को स्वीकारा जाता है। किसको, हाइड्रोजन को। तो जो साथी 26 का सी उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया। लेकिन अगर हम बात करें ऊर्जा के उन सभी स्रोतों को वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं जो जीवाश्म ऊर्जा के विकल्प है। जैसे कि यहाँ पर पवन ऊर्जा हो जाएगा, जल विद्युत हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक, समझ में आ गया। तो ऊर्जा को विकल्प के रूप में किसके रखा था, हाइड्रोजन को यहाँ पर रखा जाता है। ठीक, तो 26 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यह विटामिन से भाई प्रश्न है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से किस एक निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। कौन सी एक ऐसी विटामिन है जिसका निर्माण हमारे विटामिन से नहीं है, मतलब ये पूछ रहा है कौन ऐसा है जिसका हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलो जरा बात कर लेते हैं जरा। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रोटीन भी होता है और एंजाइम भी होता है, हार्मोन्स भी होता है, लेकिन विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। और विटामिन ए नहीं होता, और कोई कमेंट करके बताएगा इसके अलावा कौन सी ऐसी विटामिन है जिसका हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, जो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे कि ऐसी कौन सी एक विटामिन है जिसका हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। विटामिन ए तो मैंने बता दी, इसके साथ में और कौन सी है। ठीक है, चलो उत्तर आने लगे हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन सा है, सी हो जाएगा। तो विटामिन ए एवं क्या है, सी है, जिसका हमारे शरीर में यहाँ पर क्या है, निर्माण नहीं होता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ लेता है कि भाई हो सकता है प्रश्न इस बार पूछ ले कि एक हमारे शरीर में कौन सी विटामिन का निर्माण नहीं होता, तो कौन सा हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये क्या है। चलो अब देखो अगर बात कर लेते भाई ये ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक के क्या है, ये यौगिक होते हैं, तो ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, नहीं होते। ठीक है, बाकी आपकी प्रोटीन हो गई, एंजाइम हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सब हमारे शरीर में ही बनते हैं, लेकिन विटामिन कौन सी, ए और सी, हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु है। क्लोन का मतलब समझते हो, क्लोन का मतलब होता है कॉपी। जैसे देखा होगा आपने रोबोट मूवी देखी होगी, तो रोबोट में जो रजनीकांत का था क्लोन था, क्लोन बनाया था उसने ना, तो उसी को बोलते हैं क्लोन। क्लोन का मतलब होता है कॉपी, एज इट इज सेम। जैसे देखते हो जो मूवियाँ वगैरह आती हैं उनमें जो हीरो होते हैं कभी डबल रोल होते हैं, उसको बोलते हैं क्लोन। ठीक है, चलो तो आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। 28 का सभी साथी कमेंट करके बताएंगे क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भाई क्या क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते रहे साथ में, मुझे बार बार बोलना पड़ता है तो मुझे बोलना ना पड़े और आपके ज़्यादा प्रश्न मैं करवा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात है, पहला सफल क्लोन जो है वो क्या था, भेड़ था। किसके बारे में, भेड़ का बनाया गया सबसे पहले क्लोन यहाँ पर। ठीक, तो जो साथी 28 का ए उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा अब देखो इससे कुछ जानकारी यहाँ पर है, हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले। ठीक है, अब जरा जान लेते हैं ये जो भेड़ था ये सबसे पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था, डॉली इसका नाम था। ठीक, समझ में आ गया। चलो यहाँ पर समझ में आ गया, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई ये कब किया गया था, तो अच्छे से याद रखना 1996 में इसको किया गया था। कब, 1996 में इसका सफल क्लोन किया गया था। इसका नाम क्या था, डाली था, और किस पे किया गया था, भेड़ का क्लोन यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, और कहाँ पे बनाया गया, तो ये स्कॉटलैंड हो जाएगा। कहाँ पर, स्कॉटलैंड में ये बनाया गया था। ये सारे जो पॉइंट मैंने बताए आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर आपके डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा ताकि आपकी आगे क्लासेस भी यहाँ पर फ्री क्लासेस चल सकें। ठीक है, चलो
अगले प्रश्न की बात करते हैं, दूध का औसत पीएच कितना होता है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, पीएच मान की बात कर रहा है। जब तक मैं इसका उत्तर बताऊं, सभी साथी पीएच का पूरा नाम यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है। कमेंट करके बताएंगे, मैं देखता हूँ कौन, तब तक मैं इसको प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। पीएच का जिसका भी पूरा नाम पता हो वो उसका कमेंट करे यहाँ पर पीएच क्या होगा। ठीक है, चलो तो समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है दूध का औसत पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा। कितना, 6.6 हो जाएगा। जरा समझ लेते हैं क्या चीज़ें और आपको जाननी है। देखो यार, दूध के जब औसत मान की बात करते हैं तो ये 6.6 से लेकर कितना होता है, 6.8 तक होता है। तो ये आपको साथ में नोट कर लेना, जहाँ पर आपने प्रश्न को नोट किया है वहाँ पर ये चीज़ आपको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे पीएच का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, चलो जिसने बता दिया बहुत अच्छी बात है, तो उसको नोट कर ले, जिसको नहीं पता वो नोट कर ले। यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के बाद आप लोग नहीं भूलेंगे कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे अच्छा पीएच यहाँ पर आ गया, थोड़ी सी चीज़ें और हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बहुत, क्योंकि आपसे हो सकता है प्रश्न पूछ ले। देखो अच्छे से आपको याद करना है। अगर यहाँ पर 7 के बाद की बात करेगा और 8 वर्ग करेगा, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बात कर लेता 7 के बाद में, तो 7 के बाद जो आपके पॉइंट होंगे वो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, पता होगा। और 7 के बाद जब जाएंगे तो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा, क्षारीय होता है। तो यहाँ पर देखो 6.6 आया था, तो दूध कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है, ना कि क्षारीय होता है। ठीक है, चलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अच्छे से आपको तैयारी चल रही है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही बेसिक प्रश्न है ये। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं जरा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है, हमसे रीजनिंग अगर पढ़ी है, तो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस भी किया था, क्लास में डिस्कस किया था कि देखो यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, जब हम डायरेक्शन बनाते हैं, ठीक डायरेक्शन बनाते हैं, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी, यहाँ पर आपका क्या होता है, उत्तर होता है। हमेशा इसको उत्तर यहाँ पर मान करते हैं, तो यहाँ पर ये उसी से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो किस तरफ करती है, उत्तर की ओर करती है। जैसे मान लो ये बनाओ तो कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये बनाओ तो ये किस तरफ, उत्तर की तरफ चला गया। ठीक है, तो 30 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन नंबर भाई 31 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, और सभी साथी सॉल्व किया करें भाई, इसे तुक्के मत लगाया करें। अगर आपको सीखना है, तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ताबड़तोड़ मेहनत। ठीक है, तभी एग्जाम को आप फोड़ सकते हो, लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आपका कोई भी एग्जाम निकलने वाला नहीं है। और फिर आप ज़िंदगी में क्या करेंगे, दूसरों पर दोष डाल दे देंगे, सरकार पे दोष डालेंगे, कभी घर वालों का दोष देंगे, कभी बोलेंगे टीचर ने मुझे सही नहीं पढ़ाया था। ठीक है, आप ये सोचो कि आपने कितनी मेहनत आप कर रहे हो कोई भी एग्जाम के लिए। जैसे मान लो इस समय अगर हम बात करें तो इस समय 6 से 7 घंटे आपके 6 से 7 दिन बचे हैं, लेकिन जो बच्चा 10-12 घंटे लगातार पढ़ रहा होगा उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलो जरा बात कर लेते क्या बोल रहा है। 2/3 इस तरह का सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताओ। अब ये मैंने आपको क्या है अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया था, देखो जरा समझ लेते। मैंने क्या बताया, अब यहाँ पर आपका एक तरीका क्या है कि भाई इनका सभी का क्या करो, डिवाइड करो फिर निकालो। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया था कि यहाँ पर जो दे रखा है उसका अंतर देखे आप उसको क्या करो, निकाल लो। देखो यहाँ पर 2/3 दे रखा है, 2/3 यहाँ पर दे रखा है, और 2/3 का अगर देखेंगे 2 और 3 का अंतर कितना, 1 होता है, और 1 का डिवाइड कितने में, 2 को करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यही तो आएगा। अच्छा भाई, सबसे पहले नंबर आप बड़ा निकालोगे और इसके बाद में सबसे छोटा निकालोगे, उन दोनों का अंतर यहाँ पर पूछा है। ठीक है, चलो अब देखो 3/4 है, तो भैया इसका भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अंतर क्योंकि सेम लग रहा है, 1 से डिवाइड करोगे तो यही जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है, 5 है, और सबसे छोटा कौन सा, 2 है। इन्हीं दोनों का अंतर आपसे पूछा गया है, समझ में आएगा। अब आपको पता चल गया है, अब इसको जरा सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा सा जूम कर दे, आपको उत्तर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखो जरा कैसे करना है भाई, आपको पता चल गया 2/3 है, तो 2/3 हो जाएगा, माइनस करेंगे 5/6 कर देंगे। ठीक, इसको जरा सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका ले लो, कितना आ जाएगा भाई, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना, 18 एलसीएम इसका आ जाएगा, और 6 दूनी 12 और -5 3 15, ऐसे ही तो आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/18 आ जाएगा, और इसको कट करोगे कितना आएगा, 1/6 आ जाएगा। कितना, 1/6, और 1/6 आपका ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं। अब आप बेसिक तरीका लगा सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई करना तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी ट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर आपको 31 समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर क्या है, सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल
24 है, ठीक है, उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल बताइए। अब देखो इस प्रश्न को क्या आपने नोट कर ले और नोट करके वहीं पे एक नोट पॉइंट लगा लें कि ऐसे प्रश्नों को हमेशा क्या करें, ऑप्शन से करें। आप यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी उसको सर्टिफाइज करवाएं तो आप जल्दी से कर पाओगे। देखो जरा कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 24 है यहाँ पर। अब देखो दो संख्याएं का कैसा 24 है, तो 24 के लिए आपको क्या करेंगे, कोई देख लो जिनको दो संख्याओं का गुणनफल 24 रहता है। जैसे मान लो अगर आप क्या करते हो 8 × 3 लेते हो तो 24 आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इसका बेसिक तरीका आप लगाओगे ना, बहुत लेंदी चला जाएगा। मैं चाहूँ तो इसका लेंदी तरीका बता सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे प्रश्नों को क्या करें, आप ऑन द स्पॉट चीज़ों को ट्रिक से आप करें, ठीक है। तो 8 × 24 आपने जब किया, अब देखो अगर आप 8 का क्या करोगे, क्या करा, इनका वर्गों का योगफल 8 का अगर आप वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 8 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, तो आप सभी बोलोगे सर 64 आ जाएगा। और 64 और 9 करोगे क्योंकि 3 × 9 इनको जोड़ोगे तो हमें लाना कितना, 52 लाना था। तो हमारा 8 × 24 कैसा गलत हो गया, ठीक है। चलो जरा अगला समझ लेते हैं। अब देखो तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें इससे कम संख्या लेनी है जिनका क्या हो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आ जाए 24 उसका गुणनफल होना चाहिए। अब जरा हम लोग फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में। देखो अगर हम हमारे दिमाग में चीज़ें क्या आ रही, अगर 6 × 4 करें भाई 6 × 4 = 24 होता है। अब जरा देख लेते हैं तो 24 तो आ गया, लेकिन हम देखेंगे कि क्या इन दोनों का जो स्क्वायर है उसका योगफल 52 आ रहा कि नहीं आ रहा। जरा समझ लेते हैं। देखो 6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 16 आ जाएगा। और 6 6 कितना हो जाएगा, 12। और ये कितना हो जाएगा, 52। यानी कि जो हम तरीका लगा रहे थे बिल्कुल सही तरीका लगा रहे थे। ठीक समझ में आ गया। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, 6 और 4 हो जाएंगी। थोड़े से समय में आपका उत्तर आ सकता है। तो 6 और +4 जब आप जोड़ दोगे तो कितना होगा, 10 बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और 10 कितने नंबर दे रखा, बी नंबर पे दे रखा। समझ में आएगा। इस तरीके से प्रश्नों को करिएगा, नहीं तो बहुत लेंदी तरीका हो जाएगा। और चाहो तो आप लेंदी तरीके से अपना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो समझ में आ गया। अब जरा एक्स वाला तरीका भी आपको बता देने तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, सोचा होगा सर ने ऐसे ही करवा दिया। देखो कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो x × y मान लेंगे, कितना 24 हो जाएगा। ठीक, बहुत लेंदी तरीका जाएगा, लेकिन मैं तरीका थोड़ा सा बता। उनके वर्गों का योगफल तो x² + y² बराबर कितना हो जाएगा, 52। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप फॉर्मूले के अंदर फिट करके x + y का होल स्क्वायर आप लगा देंगे, इसका आपको उत्तर आ जाएगा। तो ये बहुत लेंदी तरीका जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस चल रही है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक शेयर वगैरह करते रहें, और इसी तरीके से अगर क्लास को करते रहोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के मौका मिलेगा। ठीक है, चलो जरा समझ लेते भाई। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोले, निम्नलिखित में से किसे हल करें इसको। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, आप ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या तरीका लगा सकते हैं। ये आपका किसका प्रश्न है, तो ये अलजेब्रा का प्रश्न है। ठीक है, अब देखो समझो यहाँ पर, यहाँ आपने एक चीज़ ध्यान से दिया, यहाँ 8 दे रखा है, यहाँ 8 दे रखा है, या 2√15 दे रखा और 2√15 दे रखा, इसी दे रखा है। तो यहाँ पर आपको जैसे आप प्रश्नों को देखोगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक तरह समझेंगे। यहाँ पर देखो अगर आपको नहीं आता है तो आप चीज़ें सीखें, कॉपी पेन लेके बैठे उन चीज़ों को समझोगे तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर पहला तो सर ये दे रखा है और दूसरा यहाँ पर ये दे रखा है। तो हमारे दिमाग में क्या चला, a + b दे रखा है एक बार, ठीक है, और दूसरी बार क्या दे रखा है, a - b दे रखा है। समझ में आया। ये चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं। देखो बन रहा कि नहीं, यहाँ पर प्लस एच चीज़ें सेम है कि नहीं, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बताओ ये फॉर्मूला किसका होता है, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। a + b, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक है, समझ में आया। तो अगर ये दिया गया है तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो ये किसका फार्मूला होता है, a² - b² का क्या होता है, ये फार्मूला होता है। यही तो होता है कि नहीं, इसी की तो बात है। अब आपको क्या सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देना है। ठीक, सीधे सीधे आपका उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। जरा समझ लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा। देखो अब अगर यहाँ से क्या करोगे, इस वाले को हटाओगे। देखो ये एक बार इसको मैं लिख देता हूँ ताकि सभी लोग कर पाएँ। देखो a² - b² और इस वाले से पूरा रूट हटा दिया, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पर क्या 8 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या 2√15 हो जाएगी। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। समझ में आया, कितना 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने माइनस, बीच में किसका माइनस का निशान है तो माइनस लगा लेंगे क्योंकि माइनस आपके फार्मूले में है। ठीक है, और जब यहाँ पर क्या है 2√15 को आप सॉल्व करोगे, किसको 2√15 को सॉल्व करोगे तो इससे तो ये कट जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना 4 हो जाएगा। समझ में आया भाई, ये रूट से जो स्क्वायर लगा होता है वो हट जाता है। तो 15 × 2 का 15 × कितना करोगे 4 करोगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 15 × 4 = 60 हो जाएगा।
ये इसी तरीके से तो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कितना कर दिया, 60 कर दिया, ठीक। और इसका रूट तो ऑलरेडी था ही यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 का जब रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 आपका बी ऑप्शन में दे रखा, ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आपको आने लगेगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर क्या बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा प्रश्न है। अगर आप यहाँ पर क्लास में अगर बड़ा प्रश्न छोड़ के अगर क्लास को चले जाते हो तो आप अगर एग्जाम में हो तो एग्जाम में भी छोड़ के चले जाओगे क्या? अगर हर प्रश्न को आप छोड़ते चले जाओगे तो सिलेक्शन फिर कौन से नंबर से होगा आपका? तो ऐसी गलती मत करिएगा, आप चीज़ों को सीखें क्योंकि आप सीख रहे हो। चलो बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, कह रहा एक कॉलेज में 3 समूह दे रखे, G1 G2 और G3। छात्रों की क्रमशः संख्या 20, 40 और 60 है। समूह में G1 G2 G3 के औसत अंक का प्रतिशत यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। कॉलेज के सभी छात्रों का औसत अंक कितना है ये आपको बताना है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, सीधे सीधे कैलकुलेशन है और सीधे सीधे कैलकुलेशन के आधार पर आप इनको कर सकते हो। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे करेंगे भाई, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका 20 दे रखा है और यहाँ पर 50 दे रखा है, समझ में आया? तो क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई। जो आएगा उनको आपस में जोड़ लो और जितने टोटल आपके क्या हैं छात्र हैं उनसे डिवाइड कर दो, आपका औसत अंक निकल आएगा, ठीक। जरा समझते हैं यहाँ पर कैसे। थोड़ा सा बड़ा कर दें, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने में मुझे दिक्कत होगी इसलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। चलो जरा समझ लेते हैं कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर जब मैंने क्या, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा 1000, ठीक, प्लस कर लेंगे। अच्छा 6 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, 2 जीरो लग जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा, ठीक है, 2400 आ जाएगा, प्लस करेंगे। 60 और 70 देगा, 7 छंग 42 तो कितना आ जाएगा, 4200 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा औसत कैसे निकालते हैं, जितना आपके पास में टोटल संख्याएं दे रखी हैं, तो यहाँ 20 दे रखा है, 40 दे रखा है और 60 दे रखा है, इन सभी को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 40 और 60 कितना होगा, 100 और 20 कितना होगा, 120, ठीक है। 120 से आप डिवाइड कर देंगे। तो जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको इसको जरा जोड़ लो, इसको देखो कितना हो जाएगा, 4 और देखो 2 जीरो तो रहेगा, ये तो श्योर है, ठीक है। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 4 और 2 6 एक साथ, ये 7600 आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे, 120 से डिवाइड कर दोगे तो 0 से 0 कैंसिल। अब इसका ज़रा देख लो कितना चला जाएगा, 12 छंग 72, 6 पॉइंट वाला 6 पॉइंट सभी में दे रखा, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 12 छंग 72 और कितना बचा, 4 बचा ना, तो 4 का मतलब कितना हो गया, 40 हुआ। 40 का मतलब कितना हुआ, 12 3 36। देखो यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? देखो अब आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 63 आपको मिल गया है, ठीक, ये पॉइंट वैल्यू ने। तो इस तरीके से 34 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, थोड़ा सा लेंदी। आप अगर लेंदी प्रश्नों को ऐसे छोड़ते चले जाओगे तो कैसे सिलेक्शन होगा भाई? प्रश्न कोई लेंदी अगर दिया होता तो उसकी लैंग्वेज लेंदी होती है, लेकिन आप प्रश्नों को कोशिश करो। और ये आपने प्रश्नों को किया भी होगा, ऑफलाइन क्लासेस वाले बच्चों ने सभी ने पढ़ा होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 34 का इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 35 का सभी साथी कमेंट करके बताएंगे 35 का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसी तरीके से आप चीज़ों को, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास को शेयर वगैरह साथ में करते रहें, ठीक है। समझ लेते जरा। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या बोला, जरा सभी साथी उत्तर करेंगे, जिसका सॉल्व हो जाए वो साथ में उत्तर करेगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का जो प्रतिशत है वो कितना, 38% दे रखा है, ठीक है। अधिकतम अंक कितने, 750 हैं। तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है? तो बहुत बेसिक सा प्रश्न है भाई। जैसे आप अपने नंबर को कैलकुलेट करते हो तो कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है ना। चलो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो कैसे किस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। टोटल हमारा कितना, अधिकतम अंक कितना दे रखा है, तो सभी का उत्तर आएगा सर 750 होता है, ठीक है। अच्छा कितने प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना है, तो भैया 38 होना है, 38 इन्होंने दे रखा है और अपन किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। इसी को सॉल्व कर लेंगे, अभी सभी का उत्तर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। चलो भाई देख लेते जरा, 5 से करेंगे, 5 दूना 10 और ये कितना आ जाएगा, 15 अपना 75, 15 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर 2 आया था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 19 दूना 38, ये आ जाएगा 15 और 19। और 15 और 19 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देख लेते हैं, 9 अपना 45, आपको पूरा करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 15 इंटू कितना आया, 19 आया। तो आप इनका यूनिट डिजिट करके देख लो, 9 अपना 45 होता ना, तो 5 देखो कौन किस में आ रहा है, तो 5 केवल एक ही में तो आ रहा है, 285। आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना था। समझ में आ गया कि नहीं? इस तरीके से प्रश्न आप करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैथ टफ नहीं है, मैथ को आप टाइम नहीं देते तो इसलिए वो टफ लगती है, ठीक है। तो 35 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगर आपको समझ में आ रहा है
तो क्लास को आप प्लीज़ लाइक शेयर वगैरह करते रहें, जिससे कि और बच्चों का यहाँ पर भला हो सके। ठीक है, आप लोग ये मत करिएगा, आप लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि अगर भाई मैं शेयर कर दूंगा तो पता नहीं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, वो पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो कह रहा जयद्रथ वध, जयद्रथ वध किसकी रचना है? यहाँ पर किसकी बात हो रही? जयद्रथ वध है, किसकी रचना यहाँ पर है? तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर पुस्तकें आपकी आनी है, हिंदी का जो सिलेबस आप देखेंगे उसमें ये चीज़ टॉपिक दे रखा है। जयद्रथ वध की यहाँ पर बात कर रहा है, किसकी रचना यहाँ पर हो जाएगी? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो इसका क्या है, जो साथी 36 का बी उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? मेरे हिसाब से जो जानकारी दी जा रही है आपको चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो जयद्रथ के मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जितने सारे यहाँ पर दे रखे हैं, जितने भी राइटर दे रखे हैं, इनके कम से कम 2-2 3-3 आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर इनकी बात करें, ठीक है, तो इनका एक सबसे फेवरेट है अयोध्या का, इनका क्या है, एक सबसे फेवरेट इनकी रचना है अयोध्या का उद्धार। किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, अयोध्या का उद्धार। ये भी साथ में याद रखेंगे। अगर यहाँ पर बात कर लेते भाई अगर थोड़ी सी बात कर लेते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो इनकी एक रचना कौन सी है? बेला है। और ये आपको कब करोगे? ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप कर पाओगे, ये जब प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे, ऐसे नहीं आप प्रश्नों को कर पाओगे। तो क्या हो जाएगा? बेला हो जाएगा। और दूसरे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आराधना हो जाएगा। ये साथ में सभी साथी नोट करेंगे जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपसे पूछता। और कल मैंने आपको डिस्कस भी किया था सूर्यकांत त्रिपाठी की एक और है फेवरेट, कौन सी है? अनामिका है। ये भी साथ में याद कर लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो एक बच रहे आपके सुमित्रा नंदन पत्र। तो सुमित्रा नंदन पत्र की कौन सी? एक तो हो जाएगी इनकी उत्तरा, एक तो इनकी कौन सी? उत्तरा है, और दूसरा क्या है? ग्रंथी है। इस तरीके से आप चीज़ें याद करेंगे, आपके पास जो बुक हो उससे आप लोग कर लेंगे। तो जो साथी 36 का बी उत्तर कर रहे थे वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे थे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 37 बोला है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लोकती का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली की आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसका सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे 37 का क्या उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जो साथी 37 का ए उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। क्या? विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। ठीक है, जैसे आपने आपको बोलते हो कि भैया कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बता दिया और जहाँ सबसे कम बता दिया। तो यहाँ पर क्या कंपेयर हो रहा दोनों का बराबर तो यहाँ पर नहीं हो, किसी की जिम्मेदारी उठाना। और गुण तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 37 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जरा अगले प्रश्न की जरा बात करते हैं, जरा समझते चीज़ों को कि यहाँ पर क्या प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं जरा भाई। क्वेश्चन नंबर 38 की हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। यहाँ पर किसकी बात करें? स्त्रीलिंग। आपको बताना है कि स्त्रीलिंग इसका सही उत्तर कौन सा है। ठीक, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। स्त्रीलिंग आपको बताना है। ठीक है, चलो जरा समझते देखो। अब देखो मैं आपको जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाते समय इसीलिए मैं आपकी कॉपी चेक करता हूँ, क्योंकि आप वहाँ पर क्या करते हो, हिंदी गलत लिखते हो। हिंदी गलत लिखने में क्या रहता है कि आप गलत लिखोगे तो गलत, अगर आपके इस तरीके से प्रश्न आएगा तो वहाँ गलत करोगे। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर पहले नंबर क्या दे रखा, स्त्रीलिंग पूछा है, तो इसका हंस का पूछा है। किसका? हंस का। हंस का आपको बताना कि स्त्रीलिंग कौन सा होता है। ठीक है, देखो हंसनी नहीं होता है, हंसिया नहीं होता है, हंसी नहीं होता, क्या होता है? हंसनी होता है। तो हा बनाएंगे और छोटी ई की मात्रा लगाएंगे और फिर ना में बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो 38 का क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से चीज़ें आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या बोल रहा है? निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य बताइए। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है कि अशुद्ध यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, जरा समझ लेते हैं यहाँ पर चीज़ों को, क्या यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं जरा भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका कमेंट का उत्तर क्या हो जाएगा। देखो कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। ठीक, जरा देख लेते हैं। अगले पहले पढ़ लेंगे फिर आपको बताते हैं। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं अभ्यास कर रहा हूँ ये तो सही लग रहा है, क्योंकि अशुद्ध आपको बताना है। शोभना बहुत मीठा गाती है, ये भी सही है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी, ये भी सही है। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। ठीक है, अब देखो ये ऑलरेडी क्या, अनेक कैसा है? अनेक ऑलरेडी बहुवचन है और यहाँ पर अनेकों लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा ना। क्या होता है? अनेकों नहीं होता, क्या होता है? अनेक होता है। अगर अनेक दिया होता तो ये सही होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से गलत हो जाएगा और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 39 का ए हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या बोल रहा है, अच्छे से आपको चीज़ें समझना है। करा कि ब्रस भानुजा
वृषभानुजा शब्द किसका समानार्थी शब्द है? ये किसका पर्यायवाची है यहाँ पर, ठीक है, पर्यायवाची। अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से उत्तर दे पाओगे, ठीक। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे वृषभानुजा यहाँ पर किसका समानार्थी शब्द है। तो सभी साथियों को यहाँ पर कमेंट आने लगे हैं। तो किसका हो जाएगा? ये राधा का हो जाएगा। किसका? राधा को क्या बोला जाता है? वृषभानुजा बोला जाता है। अगर नहीं पता है तो आप लोग याद कर लें। अब देखो यहाँ पर राधा आया हुआ है, राधा से आपको 2 से 3 यहाँ पर और याद होने चाहिए। कौन से? राधा को क्या बोलते हैं? हरिप्रिया भी बोलते हैं, राधिका बोलते हैं, ब्रजरानी बोलते हैं, वृषभानुजा बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, समझ में आ गया। अब देखो सीता दे रखा, सीता के कुछ समझ लेते हैं। जानकी हो जाएगा, वैदेही हो जाएगा, और जनक सुता हो जाएगा। ये समझ में आ गया। इसके बाद जानकी की बात कर लेते हैं। जानकी की क्या हो? जानकी तो देखो इसी का हो जाएगा, एज इट इज सेम। सीता का भी जानकी बोला जाता है तो एज इट इज सेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पार्वती दे रखा, पार्वती के जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। पार्वती के कौन कौन से हो जाएंगे? गिरजा हो जाएगा, गौरी हो जाएगा, उमा हो जाएगा, शैलजा हो जाएगा, भवानी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से चीज़ें आपको कंप्लीट यहाँ पर करवा दी हैं। बहुत अच्छे से चीज़ों को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कराया है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है कि कुछ प्रश्नों को स्किप कर दिया है, ठीक है। थोड़े से बड़े प्रश्न उनको मैंने स्किप कर दिया है, और ये जल्दी जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक, जरा समझेंगे यहाँ पर क्या क्या प्रश्न है यहाँ पर। देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 52 सीधे 40 से 52 पे आ गए। 12 प्रश्नों को मैंने स्किप कर दिया है और मैं फिर बाद में करवाऊंगा, लेकिन अभी आपको समझ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की बात करा। सीधे डायरेक्ट प्रश्न है, अगर आपको पता होगा तभी उत्तर आप कर पाओगे। और जो जिन लोगों ने पढ़ रखा है, सबसे मजे की बात है, उनका सीधा सही हो जाएगा, जिन्हें नहीं पढ़ा उनका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की बात करा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ हम लोग आ गए हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 52 का कितना हो जाएगा? बी बिल्कुल सही। 3 दिसंबर को क्या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगर ये पूछ लेता कब से मनाया जाता, तो 1991 से ये मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। आपको जितने भी दिवस हैं सभी के दिवस पूरे दिवस आपको पूरे तैयार करने हैं, पूरे कंप्लीट करने हैं, जिससे कि आपको कोई भी अगर एग्जाम में आए तो अच्छे से बता सको। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। समझते जरा यहाँ पर क्या बोल रहा है। कह रहा निम्न गैसों में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आप सबसे पहले नंबर अगर पता होगा तभी आप कर पाओगे। ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसेस में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गैसें होती हैं, तभी आपको यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसका अलग से बता देता हूँ कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, तभी आप कर पाओगे कौन सा नहीं होता है। देखो जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो एक कौन सी होती है? CO2 होती है, अच्छे से याद करना है। इसके बाद में CH4 होती है, ठीक, और इसके बाद में क्या होती है? NO2 होती है, और इसके बाद में O3 होती है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? सभी यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर, लेकिन O2 दे रखा है जो ऑक्सीजन है, और O3 क्या होता है? ओजोन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जितनी भी यहाँ पर दे रखी हैं, CO2 हो गया, CH4 हो गया, NO2 हो गया, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। लेकिन O2 नहीं होता है यहाँ पर। क्या होता? अगर O3 होता तो सही हो जाता। O2 क्या? ऑक्सीजन है, O3 क्या? ओजोन है, ठीक है। या समझ में आ गया? अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है? अगला बोला कि चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? कह रहा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सभी को आपको यहाँ पर उत्तर बताना है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो सभी का उत्तर क्या आ जाएगा? पादप संरक्षण के लिए चलाया गया था। किसके? पादप संरक्षण के। और ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्यों आ सकता है? अभी मैं बताऊंगा इसको। इसलिए आ सकता है क्योंकि अभी हाल ही में जिससे चिपको आंदोलन चलाया था, ठीक है, उनकी अभी हाल ही में क्या मृत्यु हो गई है। ठीक, समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी, जिसको याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका पादप संरक्षण यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे बोला जाता है? दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसको बोला जाता है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 55 का क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही उत्तर। बहुत आसान प्रश्न, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको करवाएंगे। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश यहाँ पर कौन सा है? तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी? 56 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 56 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे किसका सही उत्तर क्या होगा भाई 56 का। तो क्या है? वेटिकन सिटी है सबसे छोटा देश यहाँ पर। कौन सा? वेटिकन सिटी हो जाएगा। अच्छे से आप लोग याद करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे पूछ लेता है कि वेटिकन सिटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये यूरोप में स्थित है। कहाँ पर? यूरोप में स्थित है। ये भी साथ में पूछा जा सकता है, यूरोप का कौन सा देश है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, तभी आप उत्तर यहाँ पर कर पाओगे। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको बोला जाता है? उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 की बात करें। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं?
सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, जिसको डायरेक्ट पता होगा वो उत्तर दे पाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो इसी तरीके से बात कहते करता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका 14वें नंबर का उसका उत्तर हो जाएगा 57 का बी उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 जरा समझ लेते हैं। कुछ और प्रश्न थोड़े बहुत मैं कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद इस क्लास को फिनिश करता हूँ। यहाँ पर अगला बोला कि भारत में नव पाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ से मिलती है। ठीक है, किसकी बात करा, भारत में नव पाषाण काल की गुफा चित्रकारी कहाँ से मिलती है। तो सभी साथी इसका कमेंट करके बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर नव पाषाण काल की जो चित्रकारी की बात होती है तो एक ही जगह होती है, कहाँ पर, भीमबेटका में। कहाँ पर, भीमबेटका इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब यहाँ पर नव पाषाण काल की बात करेगा और गुफा चित्रकारी की बात करेगा तो कहाँ मिलता है, भीमबेटका में आपकी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपसे पूछ लेता है भीमबेटका कहाँ पर स्थित है तो आप सभी का उत्तर क्या आएगा, एमपी आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एमपी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, एमपी में। यहाँ पर सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे और ये मैंने आपको करंट अफेयर में कराया भी है। नवंबर माह में संपन्न हुए सिम्बेक्स नौसेना अभ्यास कौन कौन से देश यहाँ पर शामिल है। तो अगर ये पता होगा सभी साथी इसका कमेंट करके बताएंगे। 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी वेरी गुड। जितने साथी कमेंट कर रहे हैं, जितने साथी उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक, जो साथी कमेंट करके मुझे दिखता है कि कौन कौन साथी कमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, और फालतू की आप लोग बात ना करें, चीज़ों को पढ़ें अच्छे से, लाइक शेयर वगैरह करें, बस इसके अलावा आपको उत्तर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 59 का यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा, सिम्बेक्स जो है ये कहाँ पर होता है, भारत और सिंगापुर के बीच में मध्य होता है। समझ में आ गया, भारत और सिंगापुर के मध्य में ये कंप्लीट होता है। समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये पूछ लेता कब से कब तक हुआ था तो ये भी साथ में आपको याद रखना, कब, 23 से लेकर 25 नवंबर 2020 को ये हुआ था। ये करंट का प्रश्न है तो करंट के साथ में आपको याद रखना है। तो सिम्बेक्स पूछ लेगा सीधा सीधा तो क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर ये बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो आज इतने ही प्रश्न रखते हैं और फिर इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास देखेंगे कब क्या कराना, क्या चीज़ें करानी। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। करीब मैंने 50 प्रश्न आपके कंप्लीट यहाँ पर करा दिए। कितने, करीब 50 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न आपके ठीक हो रहे हैं, वो साथी कमेंट करके बताएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्या चीज़ आपको सीखने को मिली, क्या नई चीज़ आपने सीखी, ये भी साथ में कमेंट करेंगे। ऑफलाइन कमेंट आप लोग जरूर किया करें। क्लास के बारे में कुछ 2-4 शब्द अच्छे शब्द भी लिखा करें, जिससे और साथी देखें तो उनको लगे कि यहाँ पर क्लास कितनी अच्छी चल रही है। ठीक, समझ में आ गया। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है बहुत ही स्पष्ट जानकारी दी गई। अगर आपको समझ में आया है लाइक शेयर कमेंट वगैरह करते रहें, और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल हैं उसको भी आप लोग फॉलो कर लेंगे, जिससे कि आपको डेली पल पल की अपडेट यहाँ से मिलती रहे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ठीक है, आप लोग फिर मिलते हैं किसी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट उम्मीद के साथ में। इसी तरह का आप लोग क्लास को पढ़ते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने नए दोस्तों को। ठीक है, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।